नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। प्रतिदिन आपको 2 वीडियो प्राप्त होंगे। पहला जो वीडियो होगा दोपहर में 1 बजे प्राप्त होगा और दूसरा वीडियो शाम को 7 बजे प्राप्त होगा। टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी एक टॉपिक पर एमसीक्यूज रहेंगे वीडियो में, ताकि आपका संपूर्ण सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो उसी क्रम में आज का ये पहला वीडियो आपको मिलने जा रहा है। आज का जो ये पहला वीडियो है, ये गणित का वीडियो है, जो कि गणित के क्षेत्रफल टॉपिक का है, एरिया टॉपिक का। अब ये जो टॉपिक है, ये सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं सीजी व्यापम के लिए, तो सीजी व्यापम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें पहली जानकारी टेस्ट सीरीज के संबंध में है। हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज आरंभ की गई है। 22 अक्टूबर से यह टेस्ट सीरीज आरंभ हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी 2024 तक चलेगी, जिसमें कुल 25 टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें जीएस के 15 और सीसेट के 10 टेस्ट हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित हो रही है। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। न्यूनतम शुल्क पे आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फीस में 20% की छूट है। 1250 रुपए फीस है, इसमें आपको 20% की छूट मिल जाएगी। मतलब इस टेस्ट सीरीज की जो फीस है ये 1000 रुपए है। तो 1000 रुपए में आप कुल 25 टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी ब्रांचेस में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक और जानकारी है जो कि नए बैच के संबंध में है। प्रयोगशाला परिचारक 430 पदों पर यह एग्जाम होना है, तो बहुत बड़ी भर्ती है। इसके संबंध में एक नया बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं 26 अक्टूबर से। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है, तो इस बैच के संबंध में आप सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। बेसिक से एडवांस तक पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो 26 अक्टूबर से बैच आरंभ हो रहा है। ऑनलाइन क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको लिंक दे दी जाएगी। चलिए, क्षेत्रफल चैप्टर का पहला जो प्रश्न है ये आपके सामने है, देख सकते हैं। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर तथा 50 मीटर है। लंबाई आपको दी है 80 मीटर तथा चौड़ाई आपको दी है 50 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? पहले तो समझते हैं क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल कहां पे यूज होता है? तो जो 2D आकृतियां होती हैं, 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल, द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं, द्विविमीय आकृतियां। जैसे द्विविमीय आकृतियों की बात करूं तो इसमें त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, वृत्त आता है। ये होती है 2D आकृतियां, 2 डायमेंशनल, जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन होंगे, एक्स डायमेंशन होगा और वाई डायमेंशन होगा, जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन होंगे। तीसरा डायमेंशन बाहर की ओर जो जेड होगा, ये नहीं होता है। तो अगर मैं 2D आकृतियों की बात करूं, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें केवल 2 ही विमाएं होंगी, x होगा और y। ये देखिए, इसको मैं बोलता हूं x और इसको मैं बोलता हूं y। जिसको आप बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? 2D आकृतियां। इसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है और वृत्त है। अब 2D क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 ही विमाएं हैं, देख सकते हैं, x है और y है। और कोई है क्या? नहीं। इसमें भी देख सकते हैं, x है और y है। बाहर की ओर कोई z है क्या? नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, x है और y है। बाहर की ओर कोई z है क्या? नहीं है। तो 2D आकृतियों में 3 आकृतियां आती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। अब क्षेत्रफल किसको बोलते हैं आप?
ये जो आकृतियां आप देख पा रहे हैं, जितना स्थान घेरती हैं, ये आकृतियां जितना स्थान घेरती हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इसको बोल रहा हूं मैं क्षेत्रफल। ये 2D आकृतियां जितना स्थान घेरती हैं, उसको बोलते हैं आप क्षेत्रफल। अब बोल क्या रहा है? आयताकार घास के मैदान की लंबाई और चौड़ाई। तो आयत, आयत किसका प्रकार है? चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसमें आमने सामने की भुजा जो है ये बराबर होती है। आमने सामने की भुजा, ये ए है तो ये ए, ये बी है तो ये बी। इसको मैं बोलूंगा लंबाई और इसको मैं बोलूंगा चौड़ाई। इसके अलावा चारों कोण जो होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। ये होता है आयत। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसको मैं लंबाई नाम दे रहा हूं, इसको मैं चौड़ाई नाम दे रहा हूं। तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी और चारों कोण होंगे 90 डिग्री के, इसको बोलते हैं आप आयत। अब बोल क्या रहा है? इसकी लंबाई है 80 मीटर, तो ये लंबाई आपको दी है 80 मीटर और चौड़ाई आपको दी है 50 मीटर। ये चौड़ाई आपको दी है 50 मीटर। तो लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। अब क्या बोला प्रश्न में? इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ऐसा कुछ। चारों ओर बोलने का मतलब ये देखिए, ये 1 मीटर है चौड़ा, ये भी 1 मीटर चौड़ा है, ये भी 1 मीटर चौड़ा है और ये भी 1 मीटर चौड़ा है। तो इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल का मतलब आपको समझ में आ चुका है। ये जो रास्ता बनाए हैं इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा? ये देखिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा? ये जो रास्ता आप बनाए हैं 1 मीटर चौड़ा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये जो मैंने लाइन खींचा है ये वाला क्षेत्रफल आपको चाहिए। अब कैसे निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये वाला क्षेत्रफल आपको चाहिए। अगर मैं देख पा रहे हैं 2 आयत बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2 आयत बन चुके हैं। एक तो ये वाला आयत है जो आरंभ में था। अब एक आयत ये भी तो बन चुका है, ये देखिए, ये भी तो एक आयत बन चुका है। अगर मैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूं, अगर मैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूं, मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा जगह मेरे को मिल जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब आपने समझा था, जितना स्थान वो लेगा उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अगर मैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूं, मतलब ये पूरा जगह, ये जो देख पा रहे हैं आप, कहने का मतलब ये देखिए, ये पूरा जगह आपको मिल जाएगा अगर मैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालता हूं तो। और बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। अब समस्या ये है कि ये लंबाई कितना है नहीं पता, ये चौड़ाई कितना है नहीं पता, लेकिन पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? देखो, ये वाला लेंथ कितना है? 80। ये लेंथ 80 है, उसमें एक इधर बढ़ा दो और एक इधर बढ़ा दो, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82। समझ पा रहे हैं? ये 80 है, ये देखिए, ये वाला 80 है। अब इसमें एक इधर पे बढ़ा दिए और एक इधर पे बढ़ा दिए, तो ये जो लेंथ है, देख पा रहे हैं, इधर और इधर 1-1 मीटर बढ़ेगा। तो ये वाला लंबाई, बड़े आयत का लंबाई कितना हो गया? 82। उसी प्रकार चौड़ाई अगर पता करूं मैं, तो ये लेंथ कितना है देख सकते हैं, ये 50 है, तो एक इधर पे ऐड होगा, एक इधर पे ऐड होगा, तो ये जो चौड़ाई है ये कितना बोल सकते हैं आप? चौड़ाई 52 बोल देंगे। लंबाई बड़े वाले आयत का 82 और चौड़ाई कितना हो गया? 52। अब खत्म हो गया काम पूरा। कैसे खत्म हो गया? देख सकते हैं सर, ये हो गया 82, ये हो गया 52, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया 82 × 52। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बोलने का मतलब पूरा आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, तो छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल 80 × 50। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बोलने का मतलब समझ आ गया आपको? ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा, ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला, ये देखिए, ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर दूंगा तो केवल क्या बचेगा? रास्ता तो बचेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा आपको। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दो।
अब 52 इंटू 82 कर लो, कितना आएगा? ये तो आसानी से कर सकते हैं आप। ये देखिए, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 1 41, कितना आ गया देख सकते हैं? 4264। तो ये हो गया 4264, 4264। इसमें से माइनस कर दीजिए कितना? 4000 को, तो 264 वर्ग मीटर ये आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन देख लीजिए, 264 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आई कि क्षेत्रफल होता क्या है। कोई 2D आकृति जितना स्पेस लेगी, जितनी जगह वो लेगी, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बोलने का मतलब क्या हुआ? तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बोलने का मतलब क्या हुआ? ये पूरा स्पेस, ये देखिए, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बोलने का मतलब ये पूरा स्पेस हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा स्पेस, ये है बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करने का मतलब ये देखिए, ये पूरा स्पेस, ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। अगर ये माइनस कर दूंगा तो केवल क्या बचेगा? ये जो रास्ता बना था यही तो बचेगा। समस्या यहां क्या थी? समस्या थी कि बड़े वाले आयत का लंबाई चौड़ाई कैसे पता करें? तो छोटे वाले का ये 80 है, 1 मीटर चौड़ा ये, 1 मीटर चौड़ा ये, तो बड़े वाले का लंबाई 82, छोटे वाले का चौड़ाई है 50, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा? एक इधर 51, एक इधर 52, तो 82 इंटू 52 ये हो गया बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। 80 इंटू 50 ये हो गया छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। घटा दिया तो बचा क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। एकदम क्लियर हो गया होगा। समय लगा रहा हूं मैं, हर प्रश्न में समय लगाऊंगा। एग्जाम में तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा अगर आपको समझ में आ गया है तो। मैं समझा रहा हूं इसीलिए हर प्रश्न में 5 मिनट 10 मिनट लगाऊंगा, उसके आसपास से जुड़ी सारी बातें आपको समझाऊंगा। केवल अगर मेरे को सॉल्व ही करना होगा तो 15 प्रश्न 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आपने इस प्रश्न में समझा कि कोई आयताकार मैदान है, ये देखिए, अब इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ये रास्ता बन गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल ये मेरे को चाहिए था, ये मेरे को चाहिए था। तो आपने क्या किया? ये जो बड़ा वाला आयत है, ये बड़ा वाला आयत, इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को माइनस किया। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। ये देखिए, इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल आप माइनस किए, तो बचा क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, घटाया तो मेरे को रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया 264 वर्ग मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या बोला है, एक वर्ग की परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है? परिमाप, पेरीमीटर बोलते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर। एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 48 मीटर तथा लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग और आयत के बारे में आपको नॉलेज है। तो वर्ग क्या होता है? तो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर। चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के। जबकि आयत क्या होता है? तो आयत होता है चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और चारों कोण होंगे 90 डिग्री के, जो कि आपने इससे पहले भी समझा था। अब बोल क्या रहा है? उस वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप मतलब बाहर का माप, परि मतलब क्या? बाहर, माप मतलब क्या? मेजरमेंट। जैसे अगर भुजा ए है वर्ग की तो इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। जबकि यहां पे अगर लंबाई को l बोलता हूं मैं और चौड़ाई को क्या बोलता हूं? b, तो यहां पे परिमाप क्या हो जाएगा? l प्लस बी प्लस l प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b। 2 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? l प्लस बी। परिमाप मतलब बाहर का माप, एकदम सिंपल सी बात है। तो 4a यहां पे 2l प्लस 2b, 2 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में l प्लस बी। अब बोला क्या है? देखिए, आयत की लंबाई दे दिया है 48 मीटर, तो क्या क्या दिया है? लंबाई दिया है 48 मीटर, लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है। लंबाई 48 है जो कि चौड़ाई की तिगुनी है, तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 16। सीधे सोचिए ऐसा।
48 अगर लंबाई है जो कि चौड़ाई की तिगुनी है, तो 48 किसका तिगुना होता है? 16 का। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 16 का तिगुना हो जाएगा। इतना तो दिमाग लगा पाएंगे भाई। लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, लंबाई है 48, ये देखिए लंबाई है 48, ये चौड़ाई की तिगुनी है, तो चौड़ाई ऐसी हो जिसमें 3 का गुणा करने पर 48 आ जाए। चौड़ाई ऐसी हो जिसमें 3 का गुणा कर दूं तो 48 आ जाए, तो 16। तो अब खुद सोचिए, चौड़ाई 16 और लंबाई क्या है? देखिए चौड़ाई की तिगुनी, चौड़ाई 16 तो लंबाई 48। इतना कर पाएंगे? अब ज्यादा पूरा वो मत सोचो कि क्या इक्वेशन लिखेंगे, जहां पे ओरली काम चलता है वहां पे ओरली करना सीखो। तो मैं बोला लंबाई जो है वो 48 दिया है और लंबाई जो है वो चौड़ाई की तिगुनी है। लिखने को ऐसा लिखेंगे, लंबाई 48, ये क्या है? चौड़ाई की तिगुनी। ये देखिए चौड़ाई की तिगुनी, लंबाई जो है L, ये क्या है? चौड़ाई का तिगुना, मतलब चौड़ाई में 3 का गुणा करने पर यह लंबाई प्राप्त होनी चाहिए। यही तो मतलब हुआ। इधर पे 3 का गुणा मत कर देना, थोड़ा सा सोचा करो व्यवहारिक तौर पे। लंबाई चौड़ाई की तिगुनी, मतलब चौड़ाई में अगर मैं 3 का गुणा करूं तो मेरे को लंबाई प्राप्त होनी चाहिए। चौड़ाई में अगर मैं 3 का गुणा करूं तब मेरे को लंबाई प्राप्त होनी चाहिए। तब तो आप बोलेंगे लंबाई क्या है? चौड़ाई की तिगुनी। तो चौड़ाई में 3 का गुणा करूं तो लंबाई मेरे को प्राप्त होनी चाहिए। अब यहां पे लंबाई कितना दिया है आपको? 48, तो चौड़ाई कितना मिल जाएगा आपको? देख सकते हैं चौड़ाई 16, और मिलना भी चाहिए क्योंकि 16 में 3 का गुणा करूंगा तो 48 मिलेगा। तो आपको लंबाई और चौड़ाई मिल चुका है, 48 और 16। अब क्या बोल रहा है? वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप पहले निकाल लो। आयत का परिमाप आसानी से निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई पता है तो परिमाप क्या हो जाएगा? देख सकते हैं 48 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 16। ज्यादा फॉर्मूलों के पीछे मत भागो, पूरा जोड़ दो। 48 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 16, 48 और 48 96, 16 और 16 32, कितना आ जाएगा? 128। तो आयत का परिमाप हो गया 128, ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग की भुजा अगर a है, वर्ग की भुजा अगर a है तो परिमाप कितना होगा? 4a। ये किसके बराबर हो गया? 128। एकदम सिंपल सा। क्या क्या दिया था? आयत की लंबाई चौड़ाई दिया था, तो परिमाप मिल गया कितना? 128। परिमाप मिल गया आयत का जो कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब 4a का वैल्यू 128। तो यहां से a कितना आ जाएगा? 32। तो वर्ग की भुजा मिल गई 32। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग की भुजा 32 मिल गई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 32 गुणा 32, गुणा कर दीजिए कितना आ रहा है देख लीजिए। गुणा तो आसानी से कर ही सकते हैं आप, कितना आ जाएगा देखिए? 1024। देख सकते हैं ऑप्शन 1024। तो कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बेसिक से चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a गुणा a। उससे पहले आपने समझा कि भाई आयत के बारे में लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है, दिया ही तो है भाई। देने को लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, लेकिन लंबाई 48 तो चौड़ाई 16। अब लंबाई और चौड़ाई दिया है तो परिमाप मिल गया कितना? 128। अब ये परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो भुजा अगर a है मतलब 4 ठो a का वैल्यू कितना है? 128। 128 को 4 बराबर भाग में बांटोगे तो प्रत्येक भाग क्या आएगा? 32। तो आपको मिल गया कि वर्ग की भुजा 32 है तो उसका क्षेत्रफल 32 इंटू 32 कितना आ जाएगा? 1024। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है तो a इंटू ए बोल देते हैं, भुजा का वर्ग, a का स्क्वायर। परिमाप की बात करूंगा तो वर्ग का हो जाएगा 4a और आयत का 2 ब्रैकेट में l प्लस b। l अगर लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, b चौड़ाई को, तो l और l, दो ठो l, b और b, दो ठो b, दो बाहर निकाले, ब्रैकेट में कितना? l प्लस b। इतनी बातें आपको समझ आ गई है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए क्षेत्रफल को बराबर कर दिया है। ऐसे ही प्रश्न व्यापम के एग्जाम में बनते हैं। व्यापम के एग्जाम में तो एकदम इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। क्या बोल रहा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल
एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक तथा 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप कितना है? देखिए, वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा नहीं पता है तो चलो मान लेते हैं ए। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो वर्ग कोई है, ये देखिए ये कोई वर्ग है, इसकी चारों भुजा ए ही मानोगे आप, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? सेम। अब देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई, जैसे ये अगर आयत है तो क्या बोल रहा है? आयत की ये लंबाई और ये चौड़ाई क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़िए। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, क्रमशः मतलब लंबाई पहले चौड़ाई बाद में। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा क्या है? ए से 5 सेंटीमीटर अधिक, तो ए जितना है उससे 5 सेंटीमीटर अधिक लंबाई और 3 सेंटीमीटर कम चौड़ाई। ये देखिए ऐसा हो गया, इसमें कुछ है नहीं खास। भुजा ए माना तो इसकी लंबाई भुजा से 5 अधिक, भुजा से 3 कम। अब बोला क्या है? आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप पूछा है कितना है। अब आयत का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये वाले स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा आपको। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वहां से ए फाइंड होगा। ए मिला तो लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा, तो फिर परिमाप बता देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये देखिए ए निकलेगा यहां से, कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए। गुणा करिए, कैसे गुणा करते हैं? प्लस ए का दोनों में, प्लस ए का ए में ए स्क्वायर, प्लस ए का -3 में -3a, प्लस 5 का दोनों में, तो प्लस 5 का प्लस ए में तो प्लस 5a, प्लस 5 का -3 में तो -15 होगा। प्लस ए का प्लस ए में ए स्क्वायर, प्लस ए का -3 में -3a, प्लस 5 का ए में प्लस 5a, प्लस 5 का -3 में -15। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो कितना आ रहा है, तो ए स्क्वायर कैंसिल, -15 इधर आ गया तो +15, ये हो गया 2a। तो ए का वैल्यू कितना आया? 7.5। ए का वैल्यू 7.5 निकल जाएगा, तो लंबाई मिल गया 7.5 और 5 कितना हो जाएगा? 12.5। चौड़ाई मिल गया 7.5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई? तो 7.5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4.5 मिल जाएगा भाई। ए मिल गया 7.5, तो 7.5 और 5 12.5, 7.5 में 3 गया 4.5। अब लंबाई चौड़ाई मिल गया तो परिमाप तो बता ही सकते हैं। 12.5 प्लस 4.5 प्लस 12.5 प्लस 4.5, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लगा दो। मैं तो एकदम बेसिक काम कर रहा हूं। 12.5 4.5 12.5 4.5, तो 12.5 कितना हो गया? 25। 4.5 कितना हो गया? 9। 25 और 9 कितना? 34। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन डी। कुछ नहीं है, बताने में समय लग रहा है, काम करने में बहुत आसानी से काम कर पाएंगे आप। वापस से देख लीजिए क्या क्या बोला है आपको। पहले तो बोला वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उसको यूज करेंगे पहले, अभी छोड़ दो एक बार। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, ये देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक और 3 सेंटीमीटर कम है। तो अगर वर्ग की भुजा ए है तो लंबाई हो गया a + 5, चौड़ाई हो गया a - 3। ठीक, अब आपको a चाहिए, a मिला तो आयत का परिमाप बता पाएंगे, क्योंकि लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, या 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। a चाहिए तो a के लिए कहां से यूज करना है? स्टेटमेंट जो दिया है कि क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब प्लस ए का ए में प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए का -3 में -3a, प्लस 5 का ए में प्लस 5a, प्लस 5 का -3 में -15। ए स्क्वायर कैंसिल, -15 लेफ्ट हैंड साइड आया +15, ये हो गया प्लस का 2a, तो 15 का आधा 7.5, 15/2, 15 को 2 से भाग देंगे 7.5। ए 7.5 आया तो 7.5 और 5 12.5, लंबाई हो गई 12.5।
7.5 में 3 गया 4.5, चौड़ाई हो गई 4.5, तो 12.5 12.5 25, 4.5 4.5 9, 25 और 9 कितना 34। 1 मिनट के अंतर्गत सारे प्रश्न बना लोगे अभी तक जितने हुए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये बहुत आसान है। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। प्रतिशत जब पढ़ते हैं तो प्रतिशत पढ़ते समय एक प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला आप जरूर पढ़ते हैं। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला जरूर पढ़ते हैं आप। वो क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100। ये जरूर पढ़ते हैं। और इसमें ये पढ़ते हैं कि वृद्धि का डेटा अगर है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, वृद्धि का प्रतिशत अगर है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और कमी का प्रतिशत अगर है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। जरूर पढ़ते हैं इसको आप। अब 2D के सारे प्रश्नों में आप इसको लगा सकते हैं। 2D के सारे प्रश्नों में त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज तीनों में लगा सकते हैं इसको। पहले जो दिया है वो पहला, बाद में जो दिया है वो दूसरा। अब लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि आयत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो लंबाई चौड़ाई की बात किया है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो पहला प्रतिशत 20 पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि वृद्धि का है। चौड़ाई में 20% की कमी तो माइनस का 20। ये देखो, तो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत 20, दूसरा प्रतिशत कमी का है तो -20 बटा 100। तो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। 20 प्लस का और माइनस का क्या हो गया 0। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस हो गया -4। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है 4% की कमी को। एक तरीका तो ये है, बहुत आसान। प्रतिशत पढ़ते समय इस फॉर्मूले को आप जरूर पढ़ते हैं। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100। तो प्रतिशत परिवर्तन का ये फॉर्मूला आप जरूर पढ़ते हैं। पहला प्रतिशत वृद्धि का है तो +20, दूसरा कमी का है तो -20, पहला वृद्धि का है +20, दूसरा कमी का है तो -20। 20 में 20 गया 0, 2 जीरो से 2 जीरो, -4, -4 क्या शो कर रहा है, 4% की कमी को शो कर रहा है। ठीक, बन जाएगा। और भी तरीके हैं। और तरीके कैसे हैं, और तरीका क्या है देखो, जैसे मान लो प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर मैं लिखूं, प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलो l इंटू बी लो, क्योंकि l इंटू बी हर जगह यूज कर रहे हैं अपन। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो गया l इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। लंबाई वो l नहीं रही, 20% की वृद्धि हो गई, तो l अपने आप में 100% है। कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है यार। लंबाई में 20% का वृद्धि किए तो l का कितना हो गया 120%। l का कितना हो गया 120%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% है, उसमें 20% का वृद्धि किया तो वो कितना हो गया अपने का 120%। तो l अपने आप में 100% है, इसमें 20% का वृद्धि किया तो l का कितना हो गया 120%। चौड़ाई में 20% का कमी किया तो b अपने आप में 100% था, 20% का कमी किया तो b का कितना हो गया 80%। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, बस बाकी कैंसिल मत करना। कितना आया 12 8 96, 96 बटा 100 l इंटू बी। अब एकदम स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है कि l इंटू बी से 96 बटा 100 l इंटू बी होने का मतलब l इंटू बी से 96 बटा 100 बोला जाए तो ये 100% था। l इंटू बी क्या था, l इंटू बी का 100%, ये l इंटू बी का कितना हो गया 96%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% कैसे है, जैसे x अपने आप में 100% है। क्यों, क्योंकि x का 100% लिखूंगा तो x ही तो आएगा। 100 में 100 नंबर लाए 100%, 120 में 120 नंबर लाए 100%, 110 में 110 नंबर लाए 100%। तो कोई भी डेटा अपने आप में 100% है। तो हुआ क्या, प्रारंभिक क्षेत्रफल मैंने बोला l इंटू बी। अब लंबाई 20% बढ़ा तो l अपने आप में 100% था, तो l का 120% हो गया। b अपने आप में 100% था, 20% कमी होने के बाद b का 80% हो गया।
दो जीरो से दो जीरो बस कट किया, 96/100 L इंटू बी। अब देखो ऐसे बोलो, ये अपने आप में 100% था क्षेत्रफल, इसका कितना हो गया 96%। 96% बोल सकते हैं ना, 96/100 मतलब L इंटू बी का 96%। 100% से 96% हो गया, मतलब कितने परसेंट का कमी, 4% का कमी। एक तरीका ये भी है, समझ आ रहा है, बहुत आसान है। ये अपने आप में क्या है 100%, L इंटू बी क्या है, L इंटू बी का 100%, ये हो गया L इंटू बी का 96%। तो 100% से 96% होने का मतलब क्या, 4% का कमी। जैसे एग्जांपल के लिए x में अगर मैं 10% का कमी करूंगा तो आप क्या लिखते हैं, x का 90%। तो उसी प्रकार L इंटू बी और L इंटू बी का 96%, मतलब कितना कमी हुआ होगा, 4% का। तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, देख सकते हैं ये हर जगह पे लगेगा, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। वृद्धि का डेटा है तो पॉजिटिव, कमी का डेटा है तो नेगेटिव पुट करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति, परिमिति का मतलब परिमाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। ये देखिए, ये चारों भुजाएं बराबर मान लीजिएगा, अगर बड़ी छोटी भी लग रही है तो ये समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने वर्ग में बोला था चारों भुजाएं बराबर, तो फिर अलग कैसे है समचतुर्भुज, तो अलग कैसे है, समचतुर्भुज में दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ये देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री से कम है, और दो कोण 90 डिग्री से अधिक, ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस है, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और रोम्बस। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, लेकिन चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन दो कोण 90 डिग्री से कम, ये देखिए, और दो कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं। ये डिफरेंस आता है। 90 डिग्री का मतलब ये होता है, ये देखिए, ये 90 डिग्री होता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 90 से क्या है, ये कम है। ये आपको दिखाई दे रहा है 90 से क्या है, कम। और ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं 90 से क्या है, अधिक है। तो दो कोण 90 डिग्री से कम, ये देखिए, ये 90 डिग्री से कम है ना, ये 90 डिग्री बनता, तो 90 डिग्री से कम है ये, और ये भी 90 डिग्री से कम, ये दोनों 90 डिग्री से अधिक। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रिजल्ट आता है, जो दो कोण 90 डिग्री से कम वो आपस में बराबर, जो दो कोण 90 डिग्री से अधिक वो आपस में बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। एक अननोन वैल्यू देगा, जैसे यहां पे दे दिया 3x - 4, यहां पे दे दिया 5x + 8, ऐसा कुछ दे दिया, और पूछेगा बताओ x का वैल्यू क्या होगा। दोनों को बराबर करना सीधे, इस कोण का मान 3x - 4 डिग्री, इस कोण का मान 5x + 8 डिग्री, बोलेगा x बताओ, या फिर इस कोण का मान पूछ लेगा, इस कोण का मान पूछ लेगा, x निकल जाएगा। कैसे, दोनों को बराबर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क समझ आ रहा है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के, समचतुर्भुज के दो कोण 90 डिग्री से कम और दो कोण 90 डिग्री से अधिक। इंपॉर्टेंट बात क्या है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होंगे, देख पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग लंबाई के होंगे। थोड़ा सा अच्छी से बना लो, सीधा लाइन मेरे से खिंचाता नहीं है यार। देखो, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होंगे, स्पष्ट आपको दिखाई भी दे रहा है, अलग अलग लंबाई के, ऑब्वियस सी बात है, बनेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये खास बात है, समचतुर्भुज के साथ ये खास बात है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित, समद्विभाजित करने का मतलब होता है बाइसेक्ट करना, बराबर बराबर भाग में बांट देना।
तो समचतुर्भुज के ये दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। और कैसा कट करेंगे? बाइसेक्ट। और 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण हो गए, ये देखो ये 24 है तो उसका आधा हो गया 12, आधा हो गया 12। ये वाला 10 है तो उसका आधा 5 और आधा 5। और खास बात, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। ये खास बात है। समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है एकदम। विकर्ण सेम तभी हो सकते हैं जब चारों कोण 90 डिग्री के हों। जब चारों कोण 90 डिग्री के हों तो विकर्ण सेम हो जाएंगे, जैसा कि वर्ग में और आयत में होता है। विकर्ण सेम तभी होंगे दोनों, किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण सेम दोनों तभी होंगे जब चारों कोण 90 डिग्री के हों, जैसा कि आपने देखा है आयत और वर्ग में होता है। तो आयत और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के बनते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग होते हैं क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है। लेकिन समचतुर्भुज के साथ यह खास बात है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। यह बहुत खास बात है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री बनने से फायदा क्या होगा? ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा, बाइसेक्ट करने का मतलब ये अगर पूरा 24 है तो उसका आधा 12, आधा 12। ये पूरा अगर 10 है, ये पूरा अगर 10 है तो उसका आधा 5 और आधा क्या हो जाएगा? 5। 90 डिग्री पे करने से फायदा क्या हुआ? 90 डिग्री पे करने से फायदा ये हुआ कि ये बन गया समकोण त्रिभुज, या ये वाले को उठा लो ये समकोण त्रिभुज, या ये वाले को उठा लो ये समकोण त्रिभुज, या ये वाले को उठा लो ये भी क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप क्या बोलते हैं? कर्ण। इसका मतलब यहां पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चूंकि परिमाप पूछा है मतलब ए चाहिए, और ए कैसे मिलेगा? देखो कितना शानदार कंसेप्ट लगेगा। ए कैसे मिलेगा? तो ए ऐसे मिलेगा, ये देखो ये है 90 डिग्री, ये ए है और ये 12 है और ये कितना है? 5। ए मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, लंब और आधार में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लंब ले लो किसी को भी आधार, बीच में तो प्लस होना है। तो ए स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, तो ए स्क्वायर बराबर 169। अब ए बराबर वर्गमूल 169, 169 का वर्गमूल कितना? 13। भुजा मिल गया 13, तो ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13, 13 चौको 52, 52 सेंटीमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। समचतुर्भुज का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री बनने का मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बोलो या जिसपे 90 डिग्री टच नहीं होता ऐसा बोल लो, उसको बोलते हैं कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 169 आया तो ए का वैल्यू वर्गमूल 169, 13, 13, 13, 13, 13, टोटल हो गया 52। समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितना हो सकता है उतनी कहानी के साथ आपको समझा रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए फिर, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 1440 वर्ग मीटर। इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो इन भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? यह भी इंपॉर्टेंट है। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? तो समलंब चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें ये देखिए एक सेट होता है समानांतर रेखाओं का और एक सेट होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। समझ आ रहा है? समलंब चतुर्भुज का मतलब ये वाला सेट जो है रेखाओं का, ये सेट क्या है? समानांतर रेखाओं का, और ये वाला सेट क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का।
समानांतर रेखाएं मतलब जो आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को कट ना करें, और प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट कर दे। तो ये वाला जो सेट है समानांतर भुजाओं का है और ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का, ऐसे चतुर्भुज को आप बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो बोल क्या रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है आपको कितना, 1440 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया है 1440 वर्ग मीटर। इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर, मतलब ये जो दूरी है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये कितना है, 24 मीटर। समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। देखो ये जो समानांतर भुजाएं हैं इनका अनुपात दिया है 5:3। अब अनुपात से तो आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि ये 5 है ये 3 है, ये 50 है ये 30 है। अनुपात से एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। अनुपात का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात 5:3 है, तो मैं मान लेता हूं ये 5 के और ये कितना 3 के, अनुपात से के मान लेते हैं आप। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, के मिल जाएगा, के मिल गया तो भुजा की लंबाई मिल जाएगी। इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। समझ आ रहा है, या ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, समानांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, उसी को बोलते हैं ऊंचाई को ही। क्षेत्रफल कितना है 1440, ये हो गया 1/2 समानांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग। तो 3 के और 5 के को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 8 के, ऊंचाई या फिर बीच की दूरी कितनी है 24। आसान है बहुत। समानांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग, तो 5 के और 3 के को जोड़ दीजिए, 8 के, ऊंचाई हो गया 24। अब सिंप्लीफाई करो, 2 से 8 काटो 4 बार में, तो के का वैल्यू 1440, 4 और 24 आ गए 1440 के नीचे। आसान है बहुत। 2 से 8 काटा 4 बार में, ये 4 गुणा में था, लेफ्ट हैंड साइड आया भाग में, ये गुणा में था भाग में। 4 तियां 12, 4 छंग 24, कट करिए, किससे कट हो जाएगा, 24 से ही कट हो जाएगा क्या, बिल्कुल। 24 से कम 24, कितना बचा 12, 24 पंचे 120। आप अपने हिसाब से कटपिट करेंगे, अपने हिसाब से कटपिट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल दिया था 1/2 समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो 3 के और 5 के को जोड़ा तो कितना आया 8 के, इंटू ऊंचाई 24, 2 से 8 को कट किया 4 बार जाएगा, के का वैल्यू 1440/4 इंटू 24, 4 से कट किया 1440 को 360 आया। अब 24 से 360 को कट किया 15, तो के आ गया 15। तो ये वाली भुजा 3 इंटू 15 45, और ये वाली भुजा 5 इंटू 15, 15 पचे 75। तो बड़ी वाली भुजा पूछा है तो 75, छोटी वाली पूछेगा तो 45। तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं, कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्नों के माध्यम से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न देखिए, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़े तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। कोई तार है, ये देखिए ये कोई तार है, इतनी लंबाई है तार की, ये कोई तार है, समझ आ रहा है। अब इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ रहे हैं, ये देखिए इस तार को एक वर्ग के रूप में ऐसा मोड़ दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ रहा है, इसी तार को मोड़ा में वृत्त के रूप में, तो इस तार का क्षेत्रफल पूछा है। अब एक बात समझो, इस तार की लंबाई ये है, मैं वर्ग के रूप में मोड़ू या वृत्त के रूप में मोड़ू, तार की लंबाई तो उतनी ही रहेगी। जैसे मान लो ये तार है, इसको मैं वर्ग के रूप में मोड़ दूं या वृत्त के रूप में मोड़ दूं, लंबाई तो यही रहेगी। उसी को तो क्या बोलते हैं परिमाप, और वृत्त के संदर्भ में परिधि, सरकमफ्रेंस। ये जो लेंथ है, ये देखिए ये जो लेंथ है, ये जो पहले भी बता चुका, जिसको बोलते हैं आप क्या परिमाप, परिमाप, समझ आ रहा है। और ये जो लेंथ है, ये देखिए वृत्त में इसी को क्या बोल देते हैं परिधि। तो परिमाप वर्ग का और परिधि वृत्त की दोनों क्या होंगी बराबर।
दोनों बराबर होंगी, क्योंकि लेंथ जो है तार की, आप इसको खोल दो पकड़ के तो ये तार प्राप्त हो गया, इसको खोल दो पकड़ के तो ये तार प्राप्त हो गया। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, कहां से आता है वो बताने का अभी समय नहीं है, 2 पाई आर ध्यान रखिए। पाई की कहानी वाला एक वीडियो देखना मेरा, आपको समझ में आ जाएगा ये परिधि 2 पाई आर कैसे होती है। समझ आ रहा है? सी सरकमफ्रेंस और डी डायमीटर। किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को पाई बोलते हैं। किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में, कैसा भी वृत्त बनाओ, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि और डायमीटर मतलब व्यास का अनुपात कांस्टेंट होता है, सेम, हमेशा सेम आएगा। अब डी क्या होता है? 2r। डी मतलब क्या? व्यास। ये 2 इंटू आर, 2 इंटू त्रिज्या के बराबर है, तो यहीं से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर। फिलहाल छोड़ दीजिए, अगर जानना है तो पाई की कहानी करके एक वीडियो है मेरा, उसको देख लेना, उसमें पूरा कहानी पाई का सुनाया हूं, पाई होता क्या है, कैसे आता है, क्या होता है, सब कहानी सुना दिया उसने। तो फिलहाल परिधि की बात करूंगा तो 2 पाई आर, और यहां पर परिमाप की बात करूंगा तो 4a, ये तो पता ही है आपको। वृत्त की त्रिज्या मान लो r थी तो परिधि 2 पाई आर, इसकी भुजा a थी तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू a। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं r चाहिए। अब एक बात समझो, आपको दिया क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ये होता है, ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484, तो भुजा स्क्वायर इसका वैल्यू दिया है 484, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 484। और 484 अगर बात करूं, 484 किसका वर्गमूल होता है? मतलब 484 का वर्गमूल क्या होता है? 22। ये तो निकाल सकते हो यार, याद भी होगा। 484 का वर्गमूल 22 होता है भाई, आप देखे होंगे तो 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, तो 484 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 22। अगर आपको क्षेत्रफल दिया है वर्ग का तो आप निकाल दिए वर्ग की भुजा क्या है? 22, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा 22, ये परिमाप हो गया। ये बराबर है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया। अब देखो 22 से 22 कैंसिल, 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 14। आर आ गया तो क्षेत्रफल तो बता ही सकते हैं। कंसेप्ट पे पूरे क्वेश्चंस हैं। ये तार है, इस तार को मोड़ के आपने क्या बनाया? वर्ग। इसी तार को मोड़ के आपने क्या बनाया? वृत्त। तो जो तार का लेंथ है उसी को परिमाप नाम दे रहा हूं। यहां पे परिधि 4 इंटू ए होता है, 2 पाई आर होता है। ए कहां से आएगा? तो ए आएगा कहां से? चूंकि क्षेत्रफल दिया है 484, तो ए आ गया 22। ए 22 आया तो रख दिया ए के जगह पे 22, तो परिमाप हो गया 4 गुणा 22। पाई का वैल्यू 22/7 रखा, 22 से 22 कैंसिल, 2 से 4 2 बार में, तो आर का वैल्यू 7 और 2 का मल्टीप्लाई होके 14। अब वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है? 14, तो 14 गुणा 14, 7 से कट करिए 2 बार, तो 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 कितना? 61, 616। देख सकते हैं ऑप्शन सी। पाई का वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट रखते हैं आप। तो प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। पूरा कहानी सुना दे रहा हूं आपको। व्यापम और पीएससी के जो प्रश्न इसी रेंज के होते हैं, आपसे बन भी जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है क्या है। तो अगला जो प्रश्न आपके सामने है, समबाहु त्रिभुज का प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई पूछा, इसकी क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है? सेम। समबाहु, सम का मतलब क्या? समान। सम का मतलब होता है समान। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। समान भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है? सेम होती है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब एक बात ये भी समझेंगे कि होता क्या है,
ऊंचाई किसको बोलते हैं, समझना, ऊंचाई किसको बोलते हैं, क्योंकि पूछा क्या है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई किसको बोलते हैं। तो एक बात समझिए, ऊंचाई आपको लगता है कि सर यही होती है ऊंचाई, इसी को ऊंचाई बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई डिपेंड करती है। अगर मैं आधार इसको बोलता हूं, समझना एक बात को, अगर मैं आधार इसको बोलता हूं तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब ही क्या होती है, ऊंचाई। इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। ऊंचाई को क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। तो ये क्या होती है, तो आधार अगर मैं इसको बोल रहा हूं, ये अगर आधार है तो सामने वाले शीर्ष से इस आधार पे डाला गया लंब, लंब मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण, तो इस शीर्ष से इस आधार पे डाला गया लंब ही क्या होता है, ऊंचाई, या इसी को आप क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। अब यहां पर होता क्या है, सामने वाले शीर्ष से इस आधार पे जो लंब डालोगे, वो लंब गिरेगा कहां पे, मध्य बिंदु पर गिरता है। यह समबाहु त्रिभुज की खासियत है कि शीर्ष से इस आधार पे जो आप लंब गिराओगे, वो लंब कहां पे गिरेगा, मध्य बिंदु पर गिरेगा, मध्य बिंदु पर। कहने का मतलब शीर्ष लंब और माध्यिका यहां पर बराबर हो जाती है। समबाहु त्रिभुज के केस में शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों बराबर हो जाती है। शीर्ष लंब क्या होता है, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, वो कहीं पे भी गिरे उसको बोलेंगे शीर्ष लंब। जैसे मान लो विषम बाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो इस शीर्ष से इस आधार पे डाला गया लंब, तो ये कहलाएगा शीर्ष लंब। लेकिन माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, शीर्ष से उस आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे इस शीर्ष से इस आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलेंगे क्या, माध्यिका। लेकिन यहां पर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो शीर्ष लंब होता है वही क्या बन जाता है, माध्यिका बन जाता है। ये रिजल्ट प्राप्त होता है आपको। कहने का मतलब इस शीर्ष से अगर आप इस आधार पे लंब डालोगे तो ये लंब कहां गिरेगा, मध्य बिंदु पे गिरेगा, मतलब ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। यहीं से भी प्रश्न को खत्म कर सकते हो आप। इसी को मैं क्या बोलता हूं, ऊंचाई। अब आप बोलेंगे सर अगर मैं आधार इसको मानूंगा तो क्या होगा, ये देखो, अगर मैं आधार इसको मानूंगा, ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं आधार इसको मानूंगा तो ये वाले शीर्ष से इस आधार पे डाला गया लंब ही क्या कहलाएगा, ऊंचाई। इसी को बोलेंगे शीर्ष लंब। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब माध्यिका के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज में आधार पे सामने वाले शीर्ष से जो लंब डालेंगे, वो लंब सीधे कहां गिरता है, मिडिल पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे गिरता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो शीर्ष लंब है वही क्या हो गया, माध्यिका हो गया। समझ पा रहे हैं। जनरली दोनों का परिभाषा क्या है, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, अब वो लंब कहां पे गिर रहा है उससे मैटर नहीं करता, वो कहलाएगा शीर्ष लंब। लेकिन शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं माध्यिका। समबाहु त्रिभुज में दोनों एक ही हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था ऊंचाई की, तो ऊंचाई क्या होगा, अगर इसको आधार मानूंगा तो ये ऊंचाई, अगर इसको आधार मानूंगा तो ये ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा ये नहीं होती, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊंचाई ये होती है। आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई अपने मन से आप कुछ भी बोल दो। अगर मैं इसको आधार मानूंगा तो ये ऊंचाई होगी, इसको आधार मानूंगा तो ये ऊंचाई होगी, इसको आधार मानूंगा तो इस शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो आधार ए है, ये भी आधार ए है, ये भी आधार ए है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ आ रहा है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, आप शीर्ष से उस आधार पे जो लंब डालते हो, जिसको आप शीर्ष लंब बोलते हो, जिसको आप ऊंचाई बोलते हो, ये माध्यिका के बराबर मिलता है। तो यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया भाई। ये ऊंचाई चाहिए आपको, भुजा कितना है 2√3, तो ये है 2√3, ये है 2√3 और ये टोटल क्या है 2√3। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2√3/2। अगर मैं भुजा की लंबाई 2√3 2√3 2√3 बोला, तो इस आधे की अगर बात करूं तो ये आधा कितना हो जाएगा 2√3/2, मतलब कितना √3।
अब ये देखो, ये बन गया समकोण त्रिभुज, यहीं पे काम खत्म। ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, तो क्या लिखूंगा, कर्ण का वर्ग, ये देखिए, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए यहीं पे काम खत्म हो गया आपका। तो आपको तो फॉर्मूले वगैरह पढ़ने ही नहीं पड़े। 2 वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 4 तिया 12। ये एच स्क्वायर वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9, तो एच स्क्वायर बराबर 9, तो एच बराबर कितना आया, 3। काम खत्म। ये देखो कौन सा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े इसमें आप, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं पढ़े, सीधे आपको मिल गया एच बराबर कितना, 3। ये होता है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट के थ्रू जाओगे तो काम कुछ है ही नहीं। आप इसको ले लो, ये देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है, यहां से भी आप निकाल सकते हो। ये ऊंचाई हो गया, ये क्या है, ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया। देख पा रहे हैं क्यों ऊंचाई होगा, क्योंकि आधार इसको बोल रहा हूं, तो ऊंचाई ये हो जाएगा। अब ये वाला त्रिभुज अगर लेंगे तो ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण है, 90, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण मतलब क्या, ए मतलब क्या, 2√3, कर्ण का वर्ग बराबर लंब मतलब ये एच स्क्वायर, ऊंचाई मतलब ये देखिए ये आधा, आधा हो जाएगा, ये आधा, आधा क्या हो जाएगा, पूरा 2√3 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, √3। तो कहीं पे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई हमेशा ऐसा वर्टिकल थोड़ी होता है। आधार किसी को बोलो तो ऊंचाई उसके अकॉर्डिंग चेंज। जैसे विषम बाहु त्रिभुज अगर होता, ये देखो विषम बाहु त्रिभुज अगर होता, तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता, आधार अगर मैं इसको बोलूंगा तो ऊंचाई ये हो जाएगा, आधार अगर मैं इसको बोलूंगा तो ऊंचाई ये हो जाएगा, आधार अगर मैं इसको बोलूंगा तो ऊंचाई ये हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही यूज नहीं किया। बहुत सारे लोग अलग तरीके से बताएंगे, इसको कैसे बताएंगे भी समझा रहा हूं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के पीछे भागोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते, खुद से सारी बातें समझ आ जाती हैं। तो यहां पे मैंने एक बार वापस से बता दे रहा हूं क्या किया है। सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए और ये ए, टोटल ए है। ये ए कितना दिया है, 2√3, 2√3, 2√3। अब शीर्ष से इस आधार पे जो लंब डालूंगा इसी को ऊंचाई बोलता हूं, शीर्ष लंब बोलता हूं। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये माध्यिका के बराबर, मतलब ये मिडिल पॉइंट में एकदम गिरता है, तो ये पूरा 2√3 है, तो उसका आधा √3 और आधा क्या हो जाएगा, √3। अब ये 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, और ये आधार कितना होगा, पूरा 2√3, तो उसका आधा √3, एच निकाल देंगे यहां से। अब देखो इसका दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कहां से आता है ये, तो ये आता है क्षेत्रफल के ये वाले फॉर्मूले से। ये देखिए क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आप जब देखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरे का वर्गमूल। यहां पे एस को क्या बोलते हैं आप, अर्ध परिमाप। यहां पे एस को आप क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। परिमाप का आधा, ए बी सी भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो यहां पर एस का वैल्यू क्या रखेंगे, ए प्लस ए, 3a, परिमाप क्या 3a, उसका आधा 3a/2। तो यहां पर s को रखेंगे आप 3a/2, s को रखेंगे 3a/2, a को a, s को 3a/2, b को a, s को 3a/2 और c को a, क्योंकि a b c तीनों तो सेम रहेगा। भुजा की लंबाई क्या है, a और a है। ये वैल्यूज रख के देखना, फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है क्षेत्रफल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यहां से देखो a का वैल्यू रख दो, कितना दिया है 2√3, तो यहां रख दिया मैं 2√3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा समझिए। यहां पर √3/4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो 4 तिया 12, कितना आ गया देखिए 3√3। ये क्या आया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से फॉर्मूला निकाला क्षेत्रफल का, S3a/2, S3a/2 ए रखा, S3a/2 बी भी ए रखा, S3a/2 सी भी ए रखा। सिंप्लीफाई करना तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू पुट किया 2√3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 4 से 12 को कट किया 3 इंटू √3, ये आया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये दोनों ही फॉर्मूले त्रिभुज के क्षेत्रफल के होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, अपनी सुविधा के अनुसार आप लगाते हो। अब क्षेत्रफल कितना है, 3√3 पुट कर दिया। आधार कितना है, आधार का मतलब क्या, ये देखो ये आधार कितना है पूरा, इस बार ये आधार पूरा ले रहा हूं क्योंकि पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो ये आधार कितना है 2√3। ऊंचाई h मेरे को निकालना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से इधर वाला √3 कैंसिल, h कितना आ गया 3, वही आंसर आएगा। सब एक दूसरे से लिंक हैं, सब एक दूसरे से लिंक हैं। दिमाग लगाएंगे तो बहुत कुछ है, मैं क्लास में एकदम सिस्टमैटिक पढ़ाता हूं, एक एक चीजों को बताता हूं। समबाहु त्रिभुज, बच्चे बोलते हैं आधार यही होता है हमेशा, ऊंचाई हमेशा यही होता है, ऐसा थोड़ी है यार। बचपन से ऐसा दिमाग में चल रहा है कि आधार मतलब ऐसा सीधा लाइन, ऊंचाई मतलब ऐसा सीधा लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत कुछ जानने को सीखने को है, बहुत कुछ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 6:5 है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये तो बनना चाहिए आप लोग से। 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। अब देखो 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या का डबल, ये होता है व्यास। ये देखिए ये जो लाइन में खींच रहा हूं, इन लाइंस को आप बोलते हैं व्यास। तो व्यास कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, तो यहीं से पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, अपन को त्रिज्या ज्यादा अच्छा लगता है। तो व्यास 42 है तो उसका आधा, त्रिज्या कितना हो गया 21। अब इसको आयत के रूप में मोड़ा जाता है, वही बात हो गया ना, इसको आयत के रूप में मोड़ूंगा तो जितना ये तार, ये देखो ये जो लेंथ की बात कर रहा हूं, ये जो लेंथ यूज हुआ है, यही लेंथ तो किसमें यूज होगा, आयत में यूज होगा। याद है एक और कराया था इस प्रकार का प्रश्न, ये जो लेंथ यूज हुआ है मतलब जो परिधि है किसकी, वृत्त की, वही क्या बनेगी, परिमाप बनेगी किसकी, आयत की। क्योंकि ये जो वायर है, ये वृत्त को बनाने में वायर कितना यूज किए हो, ये यूज किए हो, इसी को बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, इतना यूज हुआ है, ये लेंथ है, इसी को आप परिधि का नाम देते हैं, जिसको आप लिखते कैसे हैं 2πr। और उसी तार से आयत बना रहे हो, तो आयत को बनाने में ये जो लेंथ यूज हुआ है, इसी को आप क्या बोलते हो, परिमाप। ये कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अब पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 21। तो पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 21, रख दिया। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21। अब लंबाई और चौड़ाई, ये देखिए आयत की भुजाओं का अनुपात आपको दिया है 6:5, तो मान लो ये 6 के और ये कितनी 5 के, क्योंकि अनुपात से तो एग्जैक्ट वैल्यू मान नहीं सकते, तो मान लिया 6 के और ये कितना 5 के, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लंबाई 6 के और चौड़ाई कितना 5 के। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो 7 से कट करना, 21 को 3 बार कट हो जाएगा आसानी से। इसके बाद बराबर के दोनों साइड भी कट करने का आदत डाला करो, बराबर के एक ही साइड ऊपर नीचे कट होता है और बराबर के दोनों साइड सेम पोजीशन पे और गुणा में होना चाहिए। तो 2 से ये 2 कट गया, कितना आया 22×3 66, बराबर 6 और 5 कितना 11 के। अब 11 से 66 कटेगा 6 बार में, तो के का वैल्यू कितना आ गया 6। कितना आसान है, एक तार को मोड़ के पहले आप वृत्त बनाए, उसी तार को मोड़ के आयत बनाए, तो इस तार को मोड़ के अगर मैं वृत्त बनाऊंगा और इसी तार को मोड़ के मैं आयत बनाऊंगा, मतलब उस तार का लेंथ तो सेम रहेगा। वो लेंथ बोलने का मतलब क्या, परिधि, सरकमफ्रेंस, और यहाँ पे परिमाप, पेरीमीटर, दोनों बराबर है। परिधि होता क्या है 2πr, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, लंबाई 6 के चौड़ाई 5 के। 7 से 21 कटा 3 बार में, ये 2 से ये 2 कटेगा,
66 बराबर 11 के कितना आ गया 6 के 6 आया, तो ये बता दीजिए 6 छक कितना 36, ये बता दीजिए 5 छक कितना 30, के मिल चुका है 6, तो लंबाई हो गई 36 और चौड़ाई हो गई 30। पूछा क्या है देख लीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई और चौड़ाई मिल चुकी है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 और 1 10, 1080। देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार का एक और पहले भी करा चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आसान है, अच्छा प्रश्न है। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। कोई पहिया है, ये पहिया जो है 88 किलोमीटर दूरी, यहां से लेकर 88 किलोमीटर दूरी तय करने में ये पहिया 1000 चक्कर लगाता है। 1000 चक्कर मतलब ऐसे ऐसे पूरा 1000 चक्कर मारता है, तब जाके 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब एक बात समझो, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो परिधि के बराबर। एकदम सिंपल सी बात है। परिधि का मतलब ऐसा समझो, पहिए को मैंने ऐसा खोल दिया, पहिए को मैंने ऐसा खोल दिया, ये परिधि है। एक चक्कर मतलब ये देखो, पूरा एक चक्कर में अगर यहां पे है, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, परिधि के बराबर। आप खुद सोचो ना, एक चक्कर पूरा घूमा ऐसे, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, परिधि के बराबर। अगर आप इसको खोल के समझोगे तो ऐसा खोल दीजिए आप इसको, मान लो ये कोई तार है, वायर है, इसको एक चक्कर पूरा ऐसा घुमाओ, इसको पूरा एक बार आगे बढ़ाओ, तो ये जो लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस तय कर रहा है। ये देखिए ऐसा है, ऐसा बढ़ाए तो इस लेंथ के बराबर ही तो आगे बढ़ेगा। मतलब वृत्त की अगर बात करूं, एक चक्कर ऐसा घुमाओगे तो वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना, 2πr। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। तो कितना चक्कर मार रहा है, 1000 चक्कर। तो 1000 चक्कर में, एक चक्कर में एक बार 2πr, तो 1000 चक्कर में 1000 बार 2πr, 1000 का गुणा करेंगे ना। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, दो चक्कर में तय की गई दूरी 2 गुणा 2πr, 3 चक्कर में तय की गई दूरी 3 गुणा 2πr, तो 1000 चक्कर में तय की गई दूरी 1000 गुणा 2πr, और ये दूरी कितना दिया है, 88 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा। समझ आया क्या लिखा हूं, वापस से देख लीजिए। पहिया जो है 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो आपने बोला पहिया जो है एक चक्कर दूरी तय करने में, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में दूरी कितना तय करेगा, 2πr, परिधि के बराबर। जैसा कि मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr, तो 1000 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 1000 इंटू 2πr। आप खुद सोचो ना यार, एक चक्कर में 2πr, तो दो चक्कर में 2 गुणा 2πr, 3 चक्कर में 3 गुणा 2πr, 4 चक्कर में 4 गुणा 2πr, तो 1000 चक्कर में 1000 गुणा 2πr। तो 1000 चक्कर में इतनी दूरी तय किया, और ये दूरी किलोमीटर में दी थी 88, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऑप्शंस मीटर में है। अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, 1000 से 1000 काट दो, सिंपल सी बात है। पाई का वैल्यू कितना रखो, 22/7, आर यहां से मिलने वाला है आपको। कैसे मिलेगा, देखो आर बराबर के दोनों साइड कट करो, 22 से कितने बार, 4 बार, 2 से कितने बार, 2 बार, तो आर का वैल्यू 7 दूनी कितना आया, 14। ये किसमें आएगा, मीटर में पूछा था पहिए का व्यास, तो त्रिज्या आया है 14, तो व्यास कितना आ जाएगा, 28। गलती नहीं करेंगे, त्रिज्या निकाले हैं 14, तो व्यास कितना आ जाएगा, 28, व्यास आ जाएगा 28 मीटर। क्लियर हो पा रहा है क्या किया हूं, एकदम आसान सा है यार। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, वो परिधि के बराबर। तो दो चक्कर में 2 इंटू परिधि, 3 चक्कर में 3 इंटू परिधि, 1000 चक्कर में 1000 इंटू परिधि, 1000 चक्कर में इतना दूरी तय करेगा फॉर्मूला में। और डिस्टेंस प्रश्न में कितना दिया, 88 किलोमीटर, उसको मीटर में बदला, 1000 से 1000 कैंसिल, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब 22 से कट किया 88 को 4 बार, 2 से 4 को कट किया 2 बार,
तो r का वैल्यू आया 14। पूछा क्या है व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा 28। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का मतलब आप समझ गए होंगे, यह है समकोण त्रिभुज। अब इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, मतलब ये अगर x है तो ये कितनी होगी 2x, या इसको x मानो तो इसको 2x मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आधार है, तो ये देखो ये क्या बनेगा ऊंचाई, और ये ऊंचाई है तो ये आधार। तो आप बोलेंगे चेंज क्या किए सर, वही तो बोले थे, ये आधार है तो क्या ये ऊंचाई, लेकिन ये आधार होगा तो ये ऊंचाई होगा। समझाया था ना आपको, आधार अगर मैं इसको बोला तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब ऊंचाई हो जाता है। इसको आधार बोला तो सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब ऊंचाई क्या हो जाएगा ये। अच्छा इसको आधार बोलूंगा तो ऊंचाई ये हो जाएगा, लेकिन इसको फाइंड करने में हालत खराब हो जाएगा मेरा, इसीलिए सुविधा के अनुसार काम किया जाता है। बोलने को मैं इसको आधार बोल दूंगा लेकिन ये ऊंचाई होगा फिर, और इस ऊंचाई को फाइंड करने में मेरी हालत खराब हो जानी है, क्योंकि ये जो कहां पे गिरा है मेरे को पता ही नहीं है, मिडिल पॉइंट पे गिरा ऐसा थोड़ी मेरे को पता है, वो तो केवल समबाहु त्रिभुज में गिरता है। तो आधार अगर इसको बोला तो ये ऊंचाई, आधार इसको बोला तो ये ऊंचाई, आधार इसको बोला तो ये ऊंचाई, लेकिन इसको फाइंड करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये कितना नहीं पता, मिडिल पॉइंट में नहीं गिरेगा, ये समबाहु त्रिभुज में गिरता है वो, तो यहां समस्या हो जाती। इसीलिए आप क्या करते हो, कहां गया भाई, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर लो। तो आधार किसको ले रहे हो आप, आधार आप ले रहे हो किसको, आधार आप ले रहे हो इसको, तो ऊंचाई हो जाएगा ये, या आधार इसको तो ऊंचाई हो जाएगा ये। इसीलिए ऐसा होता है, इसको नहीं लेते हैं वरना समस्या हो जाती है। बोला ना सुविधा के अनुसार फॉर्मूले यूज होते हैं, तो आधार बोला इसको तो ऊंचाई हो जाएगा ये। तो मान लिया मैं एक भुजा x है तो दूसरा कितना हो गया 2x, कर्ण कितना है, ये कर्ण है 10। क्षेत्रफल चाहिए तो इसका आसान फॉर्मूला कौन सा है क्षेत्रफल का लगाना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आसान क्यों है, क्यों आसान है, क्योंकि आप अगर आधार इसको बोलेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा, आधार इसको बोलेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा। इसीलिए समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगाना आसान होता है, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान होता है। चलिए तो अब आधार और ऊंचाई तो दोनों x के पद में है, तो पहले x चाहिए, तो x कैसे मिलेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और x का वर्ग मतलब x का वर्ग कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर देखिए 4 और 1 5x का स्क्वायर, 5 से कट करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 20। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा वर्गमूल 20, तोड़ दीजिए वर्गमूल 20 को, 4 गुणा 5 में 4 बाहर आया तो 2 और अंदर में कितना बचा वर्गमूल 5। समझ आ रहा है, क्या किया देख लीजिए वापस से जिससे समस्या ना हो आपको। कर्ण क्या हो जाएगा ये, तो कर्ण का वर्ग, लंब क्या हो जाएगा ये, तो लंब का वर्ग, आधार क्या हो जाएगा ये, तो आधार का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 2x का वर्ग 4x स्क्वायर, x का वर्ग रहेगा, 4x वर्ग और x वर्ग जुड़ जाएगा तो 5x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इक्वल टू 5 से 100 को कट किया 20 आया, तो x बराबर वर्गमूल 20। अब वर्गमूल 20 को मैं तोड़ रहा हूं एक बार 4 गुणा 5 में, 4 बाहर आके क्या बन गया 2 और अंदर कितना बचा वर्गमूल 5। तो आपको x मिल गया 2 वर्गमूल 5, मतलब ये आधार है तो ये हो गया 2 वर्गमूल 5, और 2x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा 4 वर्गमूल 5, तो ऊंचाई हो गया 4 वर्गमूल 5। x 2 वर्गमूल 5 आया तो 2x क्या होगा 4 वर्गमूल 5। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/2 आधार कितना 2 वर्गमूल 5, ऊंचाई कितना 4 वर्गमूल 5, 2 से 2 कटा 4 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 हो गया 5, 5 चौको 20, ऑप्शन देख लीजिए 20। गलतियां नहीं होंगी, आप आधार इंटू ऊंचाई, आधार इसको मानो तो ऊंचाई ये, आधार इसको मानो तो ऊंचाई ये, समस्या तो होनी ही नहीं है यहां पे।
समझ आ रहा, समस्या होनी नहीं है, इसीलिए तो बोला सुविधा के अनुसार बार बार फॉर्मूलों को यूज करते हो आप, कब क्या सुविधा है उसके अनुसार फॉर्मूला यूज करते हो। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया देख लीजिए, एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो एक भुजा अगर x है तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 2x। ये आपको कर्ण दिया है कितना 10। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, किसी को लंब किसी को आधार बोलो, यहां पे कोई समस्या नहीं है। 10 का वर्ग हो गया 100, 2x का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर रहेगा तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ के कैट हो गया 5x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 5 से कट करेंगे 20, तो x बराबर वर्गमूल 20, 20 को तोड़े 4 पंचे 20 में 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये वर्गमूल 5 अंदर रहेगा, 2 वर्गमूल 5, मतलब ये x मिल गया 2 वर्गमूल 5, तो 2x क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 वर्गमूल 5। अब क्षेत्रफल बता दीजिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, निकल जाएगा। समझ आ रहा है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले से बता सकते हैं क्षेत्रफल s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। क्यों लगाऊंगा यार इसको, कितना टफ हो जाएगा। s क्या है, इन तीनों का योग बटा 2 अर्ध परिमाप बोलते हैं। उसके बाद ये मान लो a है, ये b है, ये c है, कितना लेंदी होगा, तो वो सब तामझाम करना ही नहीं मेरे को। सबसे आसान ये 2 फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल के, सुविधा कौन सी लगाने में आपको काम कम करना पड़ेगा, ये वाला लगाने में, तो आधार ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वृत्त की परिमिति मतलब परिमाप या फिर परिधि एक ही बात है, तो एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr, एक वर्ग की परिमिति के बराबर है, वर्ग की परिमिति, तो वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगी, वर्ग का परिमाप बोल रहा है 4a, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब एक बात समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², यह होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या करना है देखिए, r को क्या करिए a के पद में निकाल लीजिए, या a को क्या करिए r के पद में यहां से निकाल लीजिए। क्या करना है देखो, ये हो गया वृत्त की परिधि, ठीक, ये वर्ग का परिमाप, ये दोनों प्रश्न में बोला है बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल a², ये अनुपात मेरे को चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं डेटा जो है अचर राशि में है, तो आपको r को या तो a के पद में निकालना पड़ेगा या तो a को r के पद में निकालना पड़ेगा। तो यहां से आसान क्या नजर आ रहा है, तो आसान क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो r का वैल्यू कितना हो गया 2a/π, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a/π हो जाएगा, होगा ना भाई। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो r का वैल्यू 2a/π, तो r का वैल्यू रख दिया यहां पे कितना 2a/π डिवाइड बाई क्या है a², ऐसा हो गया। r का वैल्यू पुट किया यहां से, देखो r का वैल्यू 2a/π, तो r का वैल्यू 2a/π रख दिया, क्या आएगा देखिए ध्यान से, यहां पे 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² और पाई का स्क्वायर हो जाएगा π², डिवाइड बाई कितना a²। कट कैसे होगा देखो, 1 पाई से 1 पाई कटा, a² से a² कटा, तो बचा कितना 4/π, तो 4/π ऑप्शन में नहीं है, अब पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए क्या क्या किया हूं, बहुत आसान है। ये हो गया वृत्त की परिधि, ये हो गया वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर, 2 से 4 कट किया 2 बार में, तो r का वैल्यू क्या आया 2a/π, तो यहां से r का वैल्यू 2a/π पुट किया, r के प्लेस पे 2a/π, तो 2a का स्क्वायर 4a², पाई का स्क्वायर π², नीचे a² था, तो ये a² से ये a² खत्म, ये पाई से ये पाई खत्म, कितना बचा 4/π। अब पाई का वैल्यू रखिए 22/7, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, तो ये क्या हो जाएगा 4/1 गुणा 7/22, बटे के बटे वाला पलट जाता है, बीच में साइन गुणा का, तो 4 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1, बीच में गुणा, 7 ऊपर 22 नीचे,
2 दूनी 4 और ये कितना 11, 2 सत्ते 14/11। ऑप्शन देख लीजिए 14/11। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। वापस से एक बार देख लीजिए, वृत्त की परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है, परिधि ही होता है। वर्ग की परिमिति मतलब परिमाप, ये दोनों बराबर हैं तो 2 पाई r बराबर 4a। अब 2 से 4 को कट करिए 2 टाइम्स, तो r का वैल्यू आया 2a बाई पाई। तो अब क्या करेंगे आप, तो आप क्या करने वाले हैं, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया आयत, सॉरी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब इस r का वैल्यू a के पद में रखो ताकि a निपट जाए। तो r का वैल्यू कितना है 2a बाई पाई, रख दिया 2a बाई पाई। वर्ग है तो वर्ग लगाया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर तो खत्म होगा क्योंकि बटे में ही आएगा ये, एक ठो पाई से खत्म, 4/पाई बचा। अब पाई का वैल्यू कितना पुट किया 22/7, तो ये 7 ऊपर 22 नीचे, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 14/11 आंसर आ जाएगा। तो जो डेटा दिया है उसके अनुसार काम करिए, दिक्कत कहीं पे आपको नहीं होने वाली। जो डेटा आपको दिया है उसके अनुसार केवल काम करना है आपको। देखिए क्या बोला है अगला प्रश्न, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। दो वृत्त हैं जिनकी परिधियों का अनुपात क्या है 2:3। परिधियों का अनुपात बोलने का मतलब ऐसा कुछ, दो वृत्त हैं, अब पहले वाले की त्रिज्या r1 है, दूसरे वाले की त्रिज्या r2 है, तो ये परिधियों का अनुपात कितना दिया है 2:3। थोड़ा आसान है प्रश्न ये। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, परिधि क्या होती है 2 पाई r। अब दो ठो वृत्त है, पहले वाले की त्रिज्या मान लो r1 है और दूसरे वाले की त्रिज्या मान लो r2 है, तो 2 पाई r1 डिवाइड बाई 2 पाई r2 बराबर 2/3। तो यहां से 2 पाई कैंसिल, r1 अपॉन r2 इक्वल टू क्या मिल गया 2/3। सिंपल सा है ये। तो दो वृत्त है, पहला वृत्त है r1 त्रिज्या का, दूसरा वृत्त है r2 त्रिज्या का, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r1, इसका परिधि 2 पाई r2, तो 2 पाई r1 बटा 2 पाई r2 ये हो गया 2/3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 बटा r2 2/3। अब बोला है इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात कहने का मतलब पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर, ये चाहिए मेरे को, क्योंकि पहले वाले का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई हो गया कैंसिल, r1 बटा r2 का स्क्वायर ये बचा। अब r1 बटा r2 कितना है 2/3, रख दीजिए r1 बटा r2 2/3, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, आंसर हो गया 4/9। आसान प्रश्न था ये। चलिए तो एक प्रश्न और बचा है, उसको देखते हैं बस। तो दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, परिधि मतलब 2 पाई r1, पहले वृत्त को r1 बोला त्रिज्या वाला, दूसरे वृत्त को r2 त्रिज्या वाला बोला, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 बटा r2 मिल गया 2/3, पाई से पाई खत्म, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था ना, ये देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया, ये अनुपात पूछा था। r1 बटा r2 का होल स्क्वायर हो गया, r1 बटा r2 दिया है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9। चलिए, एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से द्विगुना है तथा उस त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई, ये तो बहुत आसान लग रहा है। एक त्रिभुज का आधार 15 और ऊंचाई 12 है, तो क्षेत्रफल बता दो तुरंत। आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितना है 12, तो यहां से आप क्षेत्रफल बता दो। भाई आधार और ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सहूलियत कहां पे है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में है, 2 से 12 कट किया 6, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 90। अब बोला क्या है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है, तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल, कितना 180। एकदम सिंपल सा, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 90, दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 180। अब क्षेत्रफल का वापस से फॉर्मूला लगाइए, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 180,
आधार आपको इस बार दे दिया है 20 और ऊंचाई पूछ लिया है। बहुत आसान प्रश्न है। पहले वाले का क्षेत्रफल निकाला, दूसरे वाले का क्षेत्रफल मिला, क्षेत्रफल मिल चुका है, आधार दिया है 20, ऊंचाई आपको चाहिए 1/2 से ये 2 वाला 20 काटेगा 10 बार, ये 0 से 0 काटो, h कितना आ गया 18। देख सकते हैं h हो जाएगा 18। बहुत आसान प्रश्न है। सुविधा के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये लगता है तो इसी को लगाओ पहले, कैलकुलेशन इसमें कम आता है। एक प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो भी इस वीडियो को देखे हैं, ये अंतिम प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, बहुत आराम से बना सकते हैं। एक वर्गाकार भूखंड है 63 मीटर भुजा वाला, मतलब ऐसा कुछ है 63 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार भूखंड है। वर्गाकार है मतलब चारों भुजाओं की लंबाइयां क्या है, सेम। इसके चारों शीर्षों पर 4 घोड़े इस प्रकार बांधे गए हैं, यहां पर 4 घोड़े इस प्रकार बांधे गए हैं कि वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। जिस क्षेत्रफल को ये घोड़े न चर पाए वह कितना है। आसान काम है, बनना चाहिए ये। तो कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर टॉपिक पे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड करें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको दें, और ये सीरीज हमेशा अभी फिलहाल कुछ महीनों तक तो चलती रहेगी। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक मान के चलिए ये सीरीज चलते रहेगी। एमसीक्यूज के माध्यम से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देकर हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस बहुत अच्छी से कवर हो जाए, आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। तो हमसे जुड़िए, ये डेली आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, 2 वीडियोस डेली मिलेंगे आपको, तो हमसे जुड़िए। आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे बिना रिवीजन किए तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी कहानी के साथ। अब देखिए लगभग 15 प्रश्न मैंने डील किए हैं, लेकिन समय 1 घंटा से ऊपर ही लगभग हो गया है 15 प्रश्न में, क्योंकि मैं पूरी कहानी समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। बनाना होता तो ये 15 प्रश्न 15 मिनट में खत्म हो जाते, लेकिन आपको समझाना है मेरे को, तो मेरे को लिंक करना पड़ रहा है, उसका बेस बताना पड़ रहा है, जो कि एग्जाम में काम आएगा। तो ऐसे ही आपको और भी विषय के वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये वीडियोस आपको मिलेंगे, और निरंतर इन वीडियोस को आप देखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। पहले नहीं बनते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।